सो हेलो हे हाय, अभी हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी का स्केलेटन पार्ट देखने वाले हैं। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। सो बोन क्या है, हम लोग बेसिक्स से देखेंगे, पार्ट्स ऑफ बोन्स। सो दिस इज़ द टॉपिक आर। सो बोन इज ए कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू। बोन एक कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें बोन्स सेल्स होती हैं, जो कि बोन की सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। एम्बेडेड होते हैं एक मैट्रिक्स में, इन ए मैट्रिक्स ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड कोलेजन फाइबर्स। तो ये क्या होता है, कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी सेल्स को हम लोग ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि ऑस्टियोसाइट्स किस में एम्बेडेड होते हैं, एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है और कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। एंड इट हैज़ ए सुपरफिशियल थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड ए सेंट्रल मास ऑफ स्पॉन्जी बोन। इसके पास एक थिन लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, एंड ए सेंट्रल मास भी होता है ऑफ स्पॉन्जी बोन का होता है। एंड कंटेन करता है इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू एंड द मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म। और ये कंटेन करता है इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू एंड मैरो, जहाँ पे ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं। एंड इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर फॉर कैल्शियम। बोन्स क्या करती हैं, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं। एंड act as a biomechanical levers on which muscles act to produce the movements permitted by joints। ये एक तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं, एंड सेकेंडली इसमें बायोमैकेनिकल लीवर की तरीके से काम होता है, जो कि मसल्स जिस पे अटैच्ड होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं मूवमेंट्स की, जो कि जॉइंट्स के थ्रू होते हैं। एंड लॉन्ग बोन्स हैव शाफ्ट्स। लॉन्ग बोन्स में शाफ्ट होते हैं जिसको डायाफिसिस बोलते हैं, एंड 2 एंड्स होते हैं जिसको एपिफाइसिस बोलते हैं। सो द मेटाफिसिस इज द पार्ट ऑफ द डायाफिसिस एडजेसेंट टू द एपिफाइसिस। तो इसमें जैसे शाफ्ट होता है, अभी इसमें इमेजेस के थ्रू हम लोग भी देखेंगे। तो जो शाफ्ट होता है ऐसे, ये पूरा शाफ्ट हो गया। देन जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ये जो 2 एंड्स हैं, ये दिस इज़ द अपर एंड। लेट मी चेंज द कलर। सो दिस इज़ द अपर एंड एंड दिस इज़ द लोअर एंड। सो these both ends known as epiphysis, and this mid part would be said मेटाफाइसिस। ओके, सो डायफाइसिस क्या है, डायफाइसिस इस सैफ्ट को बोलते हैं। सो फॉर्म्स द सैफ्ट सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन जो होता है वो सैफ्ट का, उसको बोलते हैं डायफाइसिस। और ये कंपोज्ड होता है थिक ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसमें थिक ट्यूब होती है जो कि कॉम्पैक्ट बोन होती है, दैट इनक्लोजेज द मैरो कैविटी, और ये इनक्लोज करता है मैरो कैविटी को। तो देख लेते हैं डायाफिसिस क्या है। ये फॉर्म करता है सेंट्रल रीजन। ये जो पूरा सेंट्रल रीजन है ये डायाफिसिस है। ये कंपोज होता है किस चीज़ से, थिक ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होती है, और ये इनक्लोज करता है मैरो कैविटी को। ये मैरो कैविटी को इनक्लोज करता है। एंड मेटाफिसिस क्या है, व्हाट इज़ मेटाफाइसिस। सो metaphysis is the part of diaphysis that grows the growth zone between diaphysis and epiphysis during bone development। मेटाफाइसिस क्या होता है, ये डायफेसिस का पार्ट होता है, और ये ग्रोथ जोन जो कि होता है डायफेसिस और एपिफाइसिस के बीच में ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट के टाइप पे आता है। एंड एपिफाइसिस क्या है, सो ये जो एपिफाइसिस है ये एक्सपेंडेड आर्टिकुलर एंड्स होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द सैफ्ट बाय द एपिफाइजियल प्लेट। और ये किस सैफ्ट से, किस चीज़ से सेपरेट होता है, एपिफाइजियल प्लेट से। और ड्यूरिंग बोन ग्रोथ एंड कंपोज्ड ऑफ ए स्पॉन्जी बोन सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन।
तो ये सेपरेट होता है। एंड इसमें क्या होता है, हम सेपरेटेड होता है बाय द सैक्ट एंड एपिफाइजियल प्लेट ड्यूरिंग द बोन ग्रोथ के टाइम, एंड कंपोज होता है स्पॉन्जी बोन से, जो कि सराउंड करती है एक थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड द एपिफाइसिस। सो बोन्स इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, ये तो बचपन से ही पता है, 206 अडल्ट में बोन्स होती हैं। ये डिवाइडेड होती है 2 सेक्शंस में, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में क्या क्या आता है, एक्सियल में स्कल और बॉडी की, स्कल और जो मेन हमारे उसके होती हैं उसके आती हैं। एपेंडिकुलर मतलब अपेंडिक्स हाथ और पैर की आती हैं। सो एक्सियल स्केलेटन इज द सेंट्रल कोर जो होता है वो एक्सियल कहलाता है। एक्सियल में क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्री एंड रिब्स एंड स्टर्नम, स्कल वर्टिब्रे रिब एंड स्टर्नम। एपेंडिकुलर का मतलब होता है अपेंडिक्स से रिलेटेड। सो अपेंडिजेस का मतलब हाथ और पैर। सो कंप्राइज करता है बोन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब हाथों और पैरों की जो बोन्स होती हैं उनको अपेंडिकुलर बोलते हैं। सो नंबर ऑफ बोन्स देख लेते हैं विच आर प्रेजेंट इन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, बिकॉज इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं रिवाइज्ड होके। तो नंबर ऑफ बोन्स, तो स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, स्कल में 2 टाइप्स ऑफ बोन्स पाई जाती हैं, क्रेनियल एंड फेशियल बोन। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8। क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8 होती हैं। फेशियल बोन कितनी होती है, 14 होती हैं। ये अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। एंड हायोइड बोन एक पाई जाती है स्कल में, मतलब तो ये स्कल में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड ये 14 + 8 इनको कर दिया जाए तो कितनी हो गई, ओके 20 हो गई। हायोइड 21 हो जाएगी, 14 और 8 कितना होता है, 12, 8 20 तो 22, ये 14 और 8 22। तो स्कल में कितनी मानी जाती हैं, 22 बोन्स अकॉर्डिंग टू द NCERT हम लोग मानते हैं। एंड हायोइड बोन 1 पाई जाती है। ईयर ऑसिकल 3 पेयर्स बोले तो 6 पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मिस, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज पाई जाती हैं, ओके। एंड वर्टेब्रल बोन टोटल जो होती हैं वो 26 होती हैं। स्टर्नम, रिब केज में क्या क्या होता है, स्टर्नम होता है, रिब्स होती हैं। तो स्टर्नम एक होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं, और रिब्स 24 रिब्स होती हैं, तो ओके, जो कि मतलब 12 पेयर्स पाए जाते हैं। तो टोटल जो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, इसमें कि 24 रिब्स हैं। एंड स्टर्नम एक, रिब केज में मतलब टोटल 25 हो गई। एंड वर्टेब्रल बोन्स 26, ईयर ऑसिकल 6, हायोइड बोन 1, फेशियल बोन 14 एंड 8 क्रेनियल बोन्स पाई जाती हैं। एंड नाउ इन द अपेंडिकुलर skeleton is divided into 2 parts, pectoral girdle and pelvic girdle। पेक्टोरल गर्डल को शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, पेल्विक गर्डल को हिप गर्डल भी बोलते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें क्लेविकल, स्कैपुला, अपर लिम्स। एंड जो पेल्विक गर्डल होता है इसमें हिप बोन एंड लोअर लिम्स इंक्लूडेड होते हैं। तो क्लेविकल कितनी होती हैं, 2 क्लेविकल बोन्स पाई जाती हैं। स्कैपुला 2 होते हैं। एंड हिप बोन कितनी, 2 बोन्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। एंड अपर लिम्स में कितनी बोन्स, ह्यूमरस 2 ह्यूमरस आर देयर, एंड अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल्स 8 एक हैत में कितने कार्पल, 8 पाए जाते हैं, तो 2 में 16 हो गए। एंड मेटाकार्पल्स, दिस इज मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, मेटाकार्पल हो गए 10, 5 होते हैं दोनों हाथ में। फलेंजेस जो होते हैं 14 होते हैं एक हाथ में, तो 28 हो गए। तो टोटल जो पेक्टोरल गर्डल में हो गए वो कितने हो गए, 60 बोन्स हो गई। एंड इधर से जो पेल्विक बोन के 2
फीमर 2, फिबुला 2, टिबिया 2, पटेला 2 एंड टार्सस 14 साथ साथ पाए जाते हैं। मेटाटार्सल 10 5 पाए जाते हैं एंड फेलेंजेस 14 28 पाए जाते हैं। सो टोटल हो गए 66। तो अभी हम इन लोगों को काउंट कर लेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी हो गई 80 एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हो गई 60 एंड 66 बोन्स पाई जाती हैं पेल्विक गर्डल में। एंड जो शोल्डर गर्डल है उसमें 60 बोन्स पाई जाती हैं। एंड टोटल जब काउंट करेंगे तो 206 बोन्स पाई जाती हैं इन द बॉडी। ओके, सो नाउ व्हाट आर द सीसमोइड बोन्स। सीसमोइड बोन क्या होता है? तो सीसमोइड बोन्स डेवलप इन सर्टेन टेंडन्स, कुछ टेंडन्स में डेवलप होते हैं एंड रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन ऑन द टेंडन, दस प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सेसिव वियर। ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो कि सर्टेन टेंडन से डेवलप होते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन जो कि टेंडन पे होता है और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेसिव वियर, जो उस लोड पड़ रहा है उस पार्ट पे तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे आर कॉमनली फाउंड वेयर टेंडन्स क्रॉस द इंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन्स इन द लिम्स। और ये जनरली कहाँ पाए जा सकते हैं? जहाँ पे टेंडन्स क्रॉस करते हैं इंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स के इंड्स को इन द लिम्स में। एंड साइड्स ऑफ सीसमोइड बोन्स, सो इन द ईयर the lenticular process of incus is a sesamoid bone and therefore is considered as the fourth ossicle of the middle ear। some lenticular process होता है इंकस में जो कि सेसमोइड बोन जिसे बोलते हैं और इसी वजह से इसको फोर्थ ऑसिकल ऑफ मिडल ईयर भी कंसीडर किया जा सकता है। एंड इन द हैंड में 2 सीसमोइड बोन्स इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल पाई जाती है। फर्स्ट मेटाकार्पल जो थंब का होता है उसमें 2 सीसमोइड बोन्स मतलब एक राइट एंड लेफ्ट में पाई जा सकती हैं। एंड विद इन द टेंडन्स ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस में। सो इन द रिस्ट में पीसी फॉर्म ऑफ द रिस्ट इज सीसमोइड बोन होती है और विद इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो होता है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सी कार्पी अल्नारिस तो डेवलप होती है 9 to 12 के बीच में पीसी फॉर्म। एंड नी में पटेला जो होती है विद इन द क्वाड्रिसेप्स टेंडन होती है। एंड जो फवेला इन द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्निमस बिहाइंड द नी जॉइंट, गैस्ट्रोक्निमस बिहाइंड द नी जॉइंट होता है उसको फवेला बोलते हैं। एंड सीसमोइड बोन इन द टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस वेयर इट बाइंड्स अराउंड द क्यूबॉइड बोन। सीसमोइड बोन एक टेंडन की पाई जाती है कहाँ पे? पेरोनियस लॉन्गस मसल के अराउंड वेयर इट बाइंड्स अराउंड द क्यूबॉइड बोन। तो फुट में भी पाई जाती है 2 सीसमोइड बोन्स इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, जो फुट का थंब होता है उसके डिस्टल पोर्शन में भी 2 सीसमोइड बोन्स पाई जाती हैं विद इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलियोसिस ब्रेविस। सो न्यूमेटिक बोन्स, व्हाट आर द न्यूमेटिक बोन्स? सो न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है इरेगुलर बोन्स एंड विच कंटेन्स एयर फिल्ड कैविटीज़ विद इन देम। ये पहली बात तो इरेगुलर होती हैं और इनमें एयर फिल्ड होती है इन द कैविटीज़ में, इनकी कैविटीज़ में। एंड दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय एक्सकेवेशन ऑफ बोन बाय न्यूमेटिक डाइवर्टिकुला एयर सैक्स फ्रॉम एन एयर फिल्ड स्पेस सच एज द नेजल कैविटी। तो ये क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय एक्सकेवेशन ऑफ बोन्स के बाय द न्यूमेटिक डाइवर्टिकुला एयर सैक्स एंड फ्रॉम एन एयर फिल्ड स्पेस सच एज द नेजल कैविटी। तो ये न्यूमेटिक बोन्स क्या क्या हो सकती हैं? मैक्सिला, फ्रंटल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड बोन्स, ये सभी साइनसेस होते हैं। तो ये पार्ट होते हैं मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन के। एंड ये कौन कौन से? मैक्सिला बोन, फ्रंटल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड, ये सभी इरेगुलर होते हैं और न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। एट बर्थ
द मेस्टॉइड इज़ नॉट न्यूमेटाइज, जो मेस्टॉइड है बर्थ के टाइम पे न्यूमेटाइज्ड नहीं होती है, बट बिकम्स एरिएटेड ओवर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। लेकिन ये एरिएटेड हो जाती है, कब हो जाती है? ओवर द फर्स्ट ईयर जब होता है लाइफ का, तब। सो ओसिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन न्यू बोन मटीरियल बाई सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ओसिफिकेशन क्या है? सो ओसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है लेइंग डाउन न्यू बोन्स का, न्यू बोन मटीरियल का बाई सेल्स के द्वारा। जब सेल्स नई बोन्स को बनाती हैं, प्रोसेस करती हैं न्यू बोन मटीरियल को, तो उसको कहते हैं ओसिफिकेशन। और किससे करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट है। कौन सी सेल की मदद से करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती हैं? वो सेल्स होती हैं जो कि न्यू बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ऑसिफिकेशन दो तरीके का होता है। कौन कौन से ये दो तरीके हैं? तो दीज टू प्रोसेसेस आर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। पहला तो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, दूसरा एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होता है। कौन कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रियल ossification. So membranous ossification is the direct laying down of bone into the mesenchyma embryonic connective tissue. जब डायरेक्ट बोन बनती है इंटू द mesenchyme, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से, तो उसको मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन डायरेक्ट लेइंग डाउन ऑफ बोन इनटू द मेसेनकाइम। जब डायरेक्ट लेइंग डाउन ऑफ बोन होगा मेसेनकाइम में, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। एंड जब इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन क्या है? सो ये इन्वॉल्व करता है ऑस्टियोजेनेसिस इन ए प्रीकर्सर मॉडल ऑफ कार्टिलेज। तो ये इन्वॉल्व करता है ऑस्टियोजेनेसिस को, बोन के जेनेसिस को, मतलब की उत्पत्ति को, इन ए प्रीकर्सर मॉडल ऑफ कार्टिलेज के फॉर्म में। सो मेम्ब्रेन डर्मल बोन्स ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। बोन्स जो होती हैं ऑसिफाई होती हैं मेम्ब्रेन में, डर्मल में। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन उसको बोलते हैं। आर दस डिराइव्ड फ्रॉम द मेसेनकाइमल कंडेंसेशन। ये मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से डिराइव्ड होते हैं। एंड फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल एंड फेस एंड द मैंडिबल एंड क्लेविकल डेवलप बाय इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। जो मेसेनकाइमल होता है डिराइव्ड फ्रॉम मेसेनकाइमल कंडेंसेशंस, तो उसको द फ्लैट बोन्स आर ऑफ द स्कल एंड फेस, द मैंडिबल एंड द क्लेविकल डेवलप करते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टिलेजिनस बोन्स ऑसिफाई इन कार्टिलेज। जो कार्टिलेजिनस बोन होती हैं वो ऑसिफाई होती हैं कार्टिलेज में। इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन उसको बोलते हैं। एंड आर दस डिराइव्ड फ्रॉम परफॉर्म्ड कार्टिलेजिनस मॉडल्स। और ये डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द परफॉर्मिंग कार्टिलेजिनस मॉडल्स। एंड बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, थम्स, लिम्स के जो बोन्स होते हैं, दोज पार्ट्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन दैट वियर वेट वर्टेब्रल कॉलम एंड thoracic cage डेवलप बाय इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। तो इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से कौन कौन सी बोन्स डेवलप होती हैं? तो जो एक्सट्रीमिटीज़ की बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन की, जो कि बियर करती हैं वेट वर्टेब्रल कॉलम एंड thoracic cage की, ये इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से डिराइव्ड होती हैं। जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, इससे कौन कौन सी बोन्स बनती हैं? इससे स्कल की और मैंडिबल और क्लेविकल बोन्स बनती हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू। सो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स आर, जो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोन्स होती हैं, ये इनिशियली फॉर्म्ड इन द मेम्ब्रेन बट लेटर partially in cartilage. So these are clavicle, mandible, occipital, temporal and sphenoid. ऐसी बोन्स जो कि मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स हैं, जो कि इनिशियली फॉर्म्ड होती हैं इन द मेम्ब्रेन बट
लेटर पार्शियली इन द कार्टिलेज एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं? क्लेविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड स्फिनोइड। सो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन इन्वॉल्व्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन क्या है? ये इन्वॉल्व करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स जो होते हैं ऑसिफिकेशन के। सो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन इन लॉन्ग बोन्स, बोन टिश्यू फर्स्ट अपीयर्स इन द डायफिसिस मिडल ऑफ सॉफ्ट। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें बोन टिश्यू जब फर्स्ट अपीयर होता है कहाँ पे? डायफिसिस में, मिडिल ऑफ सॉफ्ट में होता है। एंड प्राइमरी सेंटर starts appearing at weeks of 6 in intrauterine life. So chondrocytes मल्टीप्लाई करते हैं एंड फॉर्म करते हैं ट्रेबेकुलाई एंड कार्टिलेज इज प्रोग्रेसिवली इरोडेड एंड रिप्लेस्ड बाय बोन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एपिफाइसिस। तो ये जो कार्टिलेज होता है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एंड फॉर्म करते हैं ट्रेबेकुले एंड कार्टिलेज इज प्रोग्रेसिवली इरोडेड होता है बाय द एंड रिप्लेस किया जाता है बाय बोन। कार्टिलेज टूट जाता है, बोन उससे रिप्लेस हो जाती है एंड एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। ए पेरिकार्डियम लेयर सराउंडिंग द कार्टिलेज फॉर्म्स द पेरियोस्टियम। जो कार्टिलेज के चारों तरफ होती थी पेरिकार्डियम लेयर, वो सराउंड करती कार्टिलेज और फॉर्म करती पेरियोस्टियम को एंड विच जनरेट्स ऑस्टियोजेनिक सेल, और जो कि जनरेट करती है ऑस्टियोजेनिक सेल्स दैट मेक ए कॉलर टू इनसर्कल द एक्सटीरियर ऑफ द बोन एंड रिमॉडल्स ऑफ द मेड्यूलरी कैविटी ऑफ द इनसाइड ऑन द इनसाइड। पेरिकार्डियम लेयर जो होती है सराउंडिंग द कार्टिलेज फॉर्म करती है पेरियोस्टियम, जो कि जनरेट करती है ऑस्टियोजेनिक सेल्स दैट मेक करते हैं कॉलर टू इंसर्कल द एक्सटीरियर ऑफ द बोन एंड रिमॉडल करते हैं मेड्यूलरी कैविटी ऑन इनसाइड। सो द न्यूट्रिएंट एंट्री, कहाँ से न्यूट्रिएंट एंट्री लेते हैं? वाई द न्यूट्रिएंट फोरामेन फ्रॉम ए स्मॉल ओपनिंग इन द डायफिसिस। इस डायफिसिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, वहीं से न्यूट्रिएंट्स की एंट्री होती है। इट इन्वेड्स द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ब्रिंगिंग ऑस्टियोजेनिक सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट ऑन द आउटसाइड एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑन द इनसाइड। ये इन्वेट करता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन को एंड ब्रिंग करता है ऑस्टियोजेनिक सेल्स को ऑन द इनसाइड एंड ऑस्टियोब्लास्ट को आउटसाइड कर देता है, ऑस्टियोक्लास्ट को इनसाइड कर देता है। एंड द कैनाल ऑफ द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मोर एक्टिव एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन व्हेन वन एंड ग्रोज मोर देन द अदर। जो कैनाल होती है न्यूट्रिएंट फोरामेन की, वो डायरेक्टेड होती है अवे फ्रॉम द मोर एक्टिव एंड मोर एक्टिव एंड जो होता है बोन का, व्हेन वन एंड ग्रोज मोर देन द अदर। सो व्हेन बोन ग्रोज एट सेम रेट एट बोथ एंड्स, सो द न्यूट्रिएंट आर्टरी इज परपेंडिकुलर टू द बोन। जब बोन ग्रो करती है सेम रेट से, बोथ एंड जो होते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी के परपेंडिकुलर होते हैं टू द बोन के एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। The secondary center generally appears in the ends epiphysis of long bones जो होते हैं उसे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बोलते हैं। सो सेकेंडरी सेंटर ऑसिफिकेशन मोस्टली अकर्स आफ्टर बर्थ एक्सेप्ट फॉर सेकेंडरी सेंटर्स अराउंड नी जॉइंट। नी जॉइंट में क्या होता है? डिस्टल फीमर एंड प्रॉक्सिमल टिबिया विच अपीयर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ फीटल में। जो नी जॉइंट के होते हैं वो ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ फीटल लाइफ में ही या फिर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के वो पता चल जाते हैं, जबकि जो वैसे क्या होता है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जो कि आफ्टर बर्थ ही होता है। एंड
नी जॉइंट का लास्ट वीक में या फिर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हो जाता है। सो इपीफाइजियल आर्टरीज एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स इन्वेड इपीफाइसिस। जो इपीफाइजियल आर्टरीज ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं वो इन्वेड करती हैं इपीफाइसिस को, डिपॉजिटिंग ऑस्टियोब्लास्ट को डिपॉजिट करती हैं ऑस्टियोक्लास्ट विच इरोड द कार्टिलेज, और ऑस्टियोक्लास्ट को भी जो कि इरोड करता है कार्टिलेज और बिल्ड करता है बोन को। दिस अकर्स एट बोथ एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये बोथ एंड्स जो होते हैं लॉन्ग बोन्स के उसमें होता है, बट ओनली वन एंड ऑफ डिजिट्स एंड रिब्स। सो ऑसिफिकेशन सेंटर विच अपीयर्स प्रीनेटली ऑसिफाइड एट बर्थ आर डायफिसिस और डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है, एंड स्कल बोन्स, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, few foot bones, talus, calcaneum and cuboid, and primary center of ossification are all corporal and tarsal bones except talus, calcaneum and cuboid after the birth. ओके, सो यहाँ पे ऑसिफिकेशन फिर लॉन्ग टाइम दिखाया जा रहा है। सो ये कैसे होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 के थ्रू दिखाया जा रहा है। स्टेप 1 इसमें कार्टिलेजियस मॉडल होता है, देन पेरियोस्टियल कॉलर आती है, एंड प्राइमरी सेंटर होता है जो कि 2 से स्टेप 2 एंड 3 है। देन सेकेंडरी सेंटर होता है, इसमें सेकेंडरी सेंटर एंड कार्टिलेज इपीफाइजियल कार्टिलेज होती है, एंड मेड्यूलरी कैविटी बन जाती है अंदर। इपीफाइजियल कार्टिलेज बिटवीन में होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर होती है, एंड डिस्टल इपीफाइसिस, डायफिसिस, ये इपीफाइसिस, प्रॉक्सिमल इपीफाइसिस। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्रोथ ऑफ बोन एंड 4 जोन्स ऑफ इपीफाइजियल कार्टिलेज के दिखाए जा रहे हैं पहले में, एंड सेकेंड में क्या दिखाया जा रहा है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज इनटू बोन्स। दूसरा क्या है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज है जो कि बोन्स का है, एंड पहला क्या है, 4 जोन्स ऑफ इपीफाइजियल कार्टिलेज। तो जोन्स ये क्या है, रेस्टिंग कार्टिलेज का जोन, प्रोलिफरेशन, हाइपरट्रॉपी, कैल्सीफाइड कार्टिलेज एंड मेटाफाइसिस, एंड डाइड कॉन्ड्रोसाइट्स ये है, एंड कैल्सीफाइड कार्टिलेज बिकम्स बोन, एंड ऑस्टियोब्लास्ट ये है। इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ इपीफाइजियल कार्टिलेज रिमेन्स अनचेंज। इपीफाइजियल कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है वो अनचेंज्ड रहती है। एंड नाउ टाइम पीरियड, ऑसिफिकेशन के टाइम पीरियड्स को हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड मंथ और ऑफ फीटल डेवलपमेंट ऑसिफिकेशन इन लॉन्ग बोन्स बिगिन हो जाता है। 4th month में most primary ossification centers have appeared in the diaphysis of long bones, and after 5 years secondary ossification centers appears in the epiphysis, and 5 to 12 years in females and 5 to 14 years in males. Ossification is spreading rapidly, and ossification centers and various bones are becoming ossified, and 17 to 20 में bones of upper limbs and scapula becoming completely ossified. 18 to 23 में bones of the upper limbs and os cocci become completely ossified, and 23 to 25 में क्या होता है, bones of sternum, clavicle, vertebral column are become completely ossified, and 25 के बाद में nearly all bones are completely ossified. So growing in, what is the growing in? Growing in upper limb or upper and end of humerus and lower end of radius and ulna. Growing in क्या होता है बोन का, अपर लिम्ब और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना. So lower limb and lower end of femur and upper end of tibia are growing ends. So nutrient foramen is directed away from the growing end of the bone. Their directions are indicated by
memory aid. So towards the elbow I go, from the knee I flee. सो आप यहाँ देख सकते हैं मेटाफिसिस पार्ट्स ऑफ ए यंग लॉन्ग बोन, मेटाफिसिस, डायफिसिस, कैल्सियस बोन, कॉम्पैक्ट बोन, मेटाफिसिस, एपीफाइजियल प्लेट एंड एपीफाइसिस। एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ए लॉन्ग बोन कैसे होती है। एंड अपर एपीफाइसिस ग्रोइंग एंड हैज़ नॉट येट फ्यूज्ड विद द डायफिसिस, क्योंकि इसमें प्लेट दिख रही है। एंड हेयर बिन बेंड आर्टरीज इन द मेटाफिसिस बिफोर द एपीफाइजियल फ्यूजन। एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी ये है, पेरियोस्टियल आर्टरीज दिए हैं, एनास्टोमोसिस बिटवीन एपीफाइजियल और मेटाफाइजियल आर्टरीज आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपीफाइसिस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एपीफाइजियल आर्टरीज पाई जा रही हैं, एपीफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज मेटाफाइजियल आर्टरीज। ठीक है, डायरेक्शन इसमें दिखाई जा रही है न्यूट्रिएंट फोरामिना की। एंड न्यूट्रिएंट ब्लड सप्लाई। सो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होता है, एंटर करती है बाय द डायफिसिस शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेंस and runs obliquely through the vertex and divides into ascending and descending branches in the medullary cavity। तो ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है एंटर करती है डायफिसिस यानी कि शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन से एंड जो रन करती है obliquely थ्रू द कॉर्टेक्स एंड डिवाइड करती इनटू ascending and descending branches in the medullary cavity। So each branch divides into a number of small parallel channels which terminate in the adult metaphysis by anastomizing with the epiphyseal, metaphyseal and periosteal arteries। तो इसमें जो प्रत्येक ब्रांच होती है वो डिवाइड करती है इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स विच, जो कि टर्मिनेट होते हैं इन द अडल्ट मेटाफिसिस बाय एनास्टोमाइजिंग विथ एपीफाइजियल, मेटाफाइजियल, पेरियोस्टियल आर्टरीज से। एंड इट सप्लाइज मेड्यूलरी कैविटी, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफिसिस। और ये सप्लाई करती है मेड्यूलरी कैविटी को इनटू इनर जो 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफिसिस पार्ट होता है। एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम the growing end of the bone and memory aid towards the elbow I go, from the knee I flee। memory aid इसका क्या कर सकते हैं, towards the elbow I go and from the knee I flee। तो ये क्या होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम द nutrient foramen directed away from the growing end of the bone। now let's see इसके जो बोन दिखाया गया है, बर्थ के टाइम पे कौन सी बोन ओसिफाइड होती है। बोन्स ओसिफाइड एट बर्थ के टाइम पे, तो बर्थ के टाइम पे जो होता है लोअर एंड ऑफ फीमर कैल्केनियम एंड अपर एंड ऑफ टिबिया जो होते हैं ये होते हैं ए, बी एंड सी। लोअर एंड ऑफ फीमर कैल्केनियम, अपर एंड ऑफ टिबिया बर्थ के टाइम ऑक्सीफाइड होते हैं। एंड सेकेंडरी सेंटर्स अराउंड नी जॉइंट, डिस्टल फीमर एंड प्रॉक्सिमल टिबिया अपीयर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक एंड इंटरट्राइन लाइफ एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी रन्स, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ से रन करती है, लॉन्ग बोन्स से टूवर्ड्स मेटाफिसिस की तरफ। एंड लॉन्ग बोन्स डेवलप करते हैं बाय द एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन से, वेयर एज बोन्स ऑफ स्कल एंड फेशियल स्केलेटन मैंडिबल कैपिकल बोन डेवलप बाय द मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से। एंड क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये क्या है, एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन आर सीन इन, एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन किसमें सीन होता है बताइए। तो ये सीन होता है
किसमें, लॉन्ग बोन्स में एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन शो होता है। और कैसे, टूवर्ड्स मेटाफिसिस एटेंट आर्टरी एंटर द, जो न्यूटेंट आर्टरी होती है वो एंटर करती है शाफ्ट और डायफिसिस ऑफ द बोन एंड डिवाइड होती है इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस विच रन्स टुवर्ड्स एंड टर्मिनेट इन द अडल्ट मेटाफिसिस एनाटोमाइजिंग विथ एपिफाइजियल एंड मेटाफाइजियल एंड पेरियोस्टियल आर्टरीज। और ये क्या होता है, रन हो करती हैं, टर्मिनेट होती हैं अडल्ट में मेटाफाइसिस बाय द एनास्टोमाइजिंग विथ एपिफाइजियल एंड मेटाफाइजियल पेरियोस्टियल arteries की तरफ। And now epiphysis, there are 4 types of epiphysis. Pressure epiphysis are the parts of bone involved in weight transmission and are intracapsular head of humerus and femur, condyles of humerus and femur and tibia। प्रेशर एक होता है, इसमें कौन सा टाइप, प्रेशर epiphysis होता है, प्रेशर epiphysis। ये तो बहुत ही गड़बड़ लिख दिया मैंने, प्रेशर एपिफाइसिस। तो ये कौन सा होता है, पार्ट्स इसके डिवाइड होते हैं, ब्रेड ट्रांसमिशन में ये काम करता है, इंट्राकैप्सुलर होता है, इसका हेड ऑफ ह्यूमरस, फीमर एंड कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर एंड टिबिया। ये एग्जांपल हैं प्रेशर एपिफाइसिस के। तो ये क्या है, ये जो है प्रेशर ट्रैक्शन एपिफाइसिस का टाइप दिखाया जा रहा है। एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स हैं यहाँ पे, मसल पोल एंड इधर वेट एंड प्रेशर एपिफाइसिस हेड ऑफ फीमर एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल एंड टेलस और ट्राइगोनम एटविस्टिक एपिफाइसिस। और ये एबेरेंट एपिफाइसिस एट द डिस्टल एंड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। एंड ये क्या है, एटाविस्टिक एपिफाइसिस कोराकॉइड प्रोसेस होता है। एबेरेंट एपिफाइसिस नंबर 2, एटाविस्टिक एपिफाइसिस नंबर 1, प्रेशर एंड एक्शन एपिफाइसिस। सो लेट्स सी इसके ऑप्शंस। सो ट्रैक्शन एपिफाइसिस आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द बोन्स। जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस होता है वो प्रेजेंट होता है इन द एंड्स ऑफ द बोन्स, डेवलप ड्यू टू ट्रैक्शन बाय द अटैच्ड मसल्स एंड आर देयर फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसी वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल इन ह्यूमरस एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर इन ह्यूमरस। तो दीज एपिफाइसिस ऑसिफाई होते हैं लेटर दैन द प्रेशर एपिफाइसिस। एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक्शन एपिफाइसिस आर tubercles of humerus, greater tubercle and lesser tubercle and trochanters of the femur, greater and lesser, and mastoid process is also a traction epiphysis। mastoid process भी क्या है, traction epiphysis है। and atavistic epiphysis क्या है, these type of fused bones are called atavistic and coracoid process of the scapula which has been fused in humans with the main bone but it's separate in the lower एनिमल्स में सेपरेट होता है। एंड एबेरेंट एपिफाइसिस क्या होता है, एंड दीज आर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एनाटॉमी एंड आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। फॉर द एग्जांपल एपिफाइसिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ टेलस ए ट्रिगोनम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो कौन सा इसमें से ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। सो कौन सा है, ट्रोकेंटर ऑफ फीमर ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। एंड ट्रैक्शन एपिफाइसिस इसमें कौन सा है, तो इसमें है कौन सा, लेसर ट्यूबरकल जो है वो ट्रैक्शन एपिफाइसिस है। तो आंसर देख लेते हैं पहले। तो ट्रोकेंटर ऑफ फीमर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रैक्शन एपिफाइसिस एंड इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर tibial condyles head of femur are under pressure epiphysis category in the intercapsular coracoid process. Scapula is an example of atavistic epiphysis
एबरेंट एपिफाइसिस इनमें से कौन सा है? तो विच ऑफ दीज इज एबरेंट एपिफाइसिस? Base of second metacarpal is a aberrant epiphysis and जो mastoid process है वो which टाइप ऑफ एपिफाइसिस है? तो वो ट्रैक्शन टाइप ऑफ एपिफाइसिस है। सो लेसर ट्यूबरकल के बारे में ट्रोकेंटर ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में, ट्रैक्शन एपिफाइसिस आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ बोन्स एंड डेवलप होते हैं ड्यू टू ट्रैक्शन बाय अटैच्ड मसल्स एंड आर देयर फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइक ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल इन ह्यूमरस एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर इन फीमेल। सो प्रेशर क्या होता है? एपिफाइसिस आर इन्वॉल्व इन द वेट ट्रांसमिशन एंड आर इंटरकैप्सुलर, फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ ह्यूमरस फीमर एंड condyles humerus femur and tibia। एंड कोराकॉइड प्रोसेस क्या होता है? इसका scapula in coracoid process in scapula is an example of atavistic epiphysis and deltoid tuberosity is not an epiphysis, it is present on the shaft epiphysis, the base of second metacarpal। Aberrant epiphyses are deviation from the normal anatomy and are not always present, but the epiphyses at the end of the first metacarpal bone and the base of the other metacarpals। So traction क्या? Traction epiphyses are present at the end of bones and develop due to traction by attached muscles and therefore extracellular। Mastoid process is produced due to the traction by sternocleidomastoid muscles and ये है सेल्फ असेसमेंट एक और। सो वन का क्या है? मेटाफिसिस अ ट्रू फॉर मेटाफिसिस ऑफ बोन एक्सेप्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बोन, वेस्कुलर पार्ट ऑफ बोन, growth activity of maximizing hair and really region favoring hematogenous spread of infection। तो ट्रू मेटाफिसिस है, बाकी नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बोन होता है उसमें ट्रू मेटाफिसिस नहीं होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बोन इज डायफिसिस नॉट मेटाफिसिस and during growth of bone maximum activity occurs at growth plate physis and metaphysis, and metaphysis is the most vascular part of the bone and most prone for the lodging of infectious agents and homogeneous infection। So question number 2 is true statement is, कौन सी statement true है? So ग्रोथ एंड बोन अकर्स एट द डायफिसिस, डायफिसिस पे ग्रोथ एंड बोन्स अकर होती हैं एंड ग्रोथ एक्टिविटी इज नेग्लिजिबल हेयर, यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है। ग्रोथ एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट द ग्रोथ प्लेट एंड मेटाफिसिस एंड मेटाफिसिस इज रिचुअली सप्लाइड विद द arteries forming hair clips, bends and hence becomes a common site for the osteomyelitis in children as in infectious agents easily trapped in sluggish and blood flow in the hairpin bands। Okay, so let's see question number 3। all of the following are pneumatic bones except, all सभी pneumatic bone है, frontal, mandible, ethmoid and maxilla। तो मैंडिबल इसमें जो है वो नहीं होगी, क्या नहीं होगी? ए न्यूमेटिक बोन, क्योंकि फ्रंटल, एथमॉइड एंड मैक्सिला ये सभी साइनसेस हैं। सो इसमें 5 का क्या है? 5 का आंसर है मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? न्यूमेटिक बोन्स एयर स्पेसेस विद इन देम एंड जनरली प्रोड्यूस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ excavation of bone by pneumatic diverticula air sacs from an air filled space such as the nasal cavity, and osteoblasts give rise to the osteocytes। Osteoblasts that get trapped in Haversian lamellae becomes osteocyte।
एंड एज्यूम करते हैं द फंक्शन ऑफ बोन मेंटेनेंस, दे आर नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन द बोन फॉर्मेशन। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है उस ग्रेट टैप हो जाता है वर्सियन लैमेलिन भी, जो कि बिकम होता है ऑस्टियोसाइट में, एंड एज्यूम किया जाता है फंक्शन ऑफ बोन मेंटेनेंस, दे आर no longer involved in bone formation and growth activities, maximum at growth plate phases, metaphysis, and metaphysis is present between diaphysis and epiphysis, and interphalangeal joint each a hinge joint, interphalangeal hinge variety of synovial joint। ओके, ये किस टाइप का होता है? एक हिंज जॉइंट टाइप का सिनोवियल जॉइंट होता है। एंड चौथा क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मेटाफिसिस एक्सेप्ट। मेटाफिसिस के बारे में आपकी सब सही है और क्या गलत है? ग्रोथ एक्टिविटीज नेग्लिजिबल एयर गलत। इट इज एपिफाइजियल एंड्स ऑफ डायफिसिस हाईली स्कूलर and common size for osteomyelitis in children। Visiform which is type of bone, किस टाइप की बोन होती है? न्यूमेटिक, सिस्मोइड, एक्सेसरी, लॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? 4 का बी। सिस्मोइड बोन्स डेवलप इन ए सर्टेन टेंडन्स एंड रिड्यूस होते करते फ्रिक्शन ऑन द टेंडन्स एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द एक्सेस वियर, एंड दे आर कॉमनली फाउंड वेयर tendons cross the ends and long bones of the limbs। and इसमें क्या है? पिसिफॉर्म किस टाइप की बोन है? सेसमॉइड बोन है। बोन विच इज न्यूमेटिक कौन सी बोन है? एथमाइटल, फ्रंटल, मैक्सिलरी, टेम्पोरल, पैराइटल। तो इसमें कौन सा न्यूमेटिक बोन है? तो जो मैक्सिलरी, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथमॉइडल हैं ये सभी ये वैसी बोन है। न्यूमेटिक बोन्स एंड न्यूमेटिक बोन्स हैव एयर स्पेसेस विद इन देम एंड आर प्रेजेंट अराउंड द नेजल कैविटी, एंड पैराइटल बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक बोन। पैराइटल बोन्स न्यूमेटिक बोन्स नहीं होती हैं। बिटवीन यूनियन बिटवीन बोन्स एंड कैन बी इन वन ऑफ 3 टाइप्स, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। सो सिनॉर्थरोसिस इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल। एम्फीऑर्थरोसिस स्लाइड मोबाइल कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। डायआर्थरोसिस फ्री मोबाइल सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। एंड फाइब्रस जॉइंट्स अकर वेयर bones are separated only by connective tissue and movement between them is negligible। So exam of fibrous joints are the sutures that unite the bones of the vault of the skull and syndesmosis between the lower end of the tibia and fibula। ओके, तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो बोन्स होती हैं सेपरेटेड ओनली बाय कनेक्टिव टिश्यू से, एंड मोमेंट बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल होती। एग्जाम्पल क्या है फाइब्रस जॉइंट का? सूचर्स होते हैं बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल एंड सिंडेस्मोसिस बिटवीन लोअर एंड्स ऑफ द टिबिया एंड फिबुला। सिंडेस्मोसिस सूचर क्या है? स्प्लिनो वोमेरियन जॉइंट्स। गोम्फोसिस क्या है? टूथ एंड सॉकेट जॉइंट्स। एंड सिंडोस्मोसिस क्या है? मिडिल रेडियोअल्नर जॉइंट, इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं? सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर 2 वेराइटीज एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कॉन्ड्रोस बोलते हैं एंड यूनाइटेड बाय हाईलाइन कार्टिलेज एंड परमिट करते नो मूवमेंट बाय बट ग्रोथ इन द लेंथ। सो ये प्राइमरी जो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इन कॉन्ड्रोसिस इज वन वेयर बोन एंड हाईलाइन कार्टिलेज मीट। ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है सिनकॉन्ड्रोसिस में, वो एक बोन होती है, एक हाईलाइन कार्टिलेज होता है जहाँ पे मिलते हैं। एंड ऑल द एपिफाइसेस आर प्राइमरी
cartilage joint are the junctions or rib and their own costal cartilages. So all primary cartilaginous joints are quite immobile and very strong. An adjacent bone may be fractured, but the bone cartilage interface will not separate. And they include epiphyseal cartilage plate, the union between the epiphysis and diaphysis of growing bone, and spleno-occipital and manubriosternal synchondros. सो इंक्लूड करते हैं एपीफाइजल कार्टिलेज प्लेट्स को, जो कि यूनियन होता है बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायफिसिस ऑफ ग्रोइंग प्लेट बोन्स, एंड जो स्पीनो ऑक्सीपिटल एंड मैन्यूब्रियो स्टर्नल सिनकॉन्ड्रोस होते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट्स, ये क्या होता है, सिम्फिसिस होता है। आई हैव बोन्स आर यूनाइटेड बाय हाइलाइन प्लस फाइब्रोकार्टिलेज, एंड दीज joints are usually in the middle and slight mobile and include pubis, symphysis, midline intervertebral joints. So symphysis is a union between bones and whose articular surfaces are covered with a thin lamina of hyaline cartilage, and hyaline lamina are united by fibrocartilage. So they may be a cavity in the fibrocartilage, but it never lined and with the synovial membrane, and it contains only tissue fluid. So examples क्या होते हैं, pubic symphysis can joints of the sternal angle के between the manubrium and the body of sternum. So intervertebral disc is part of a secondary cartilaginous joint, but here the cavity of the fibrocartilaginous joints is a gel. So limited amount of movement is possible in secondary cartilaginous joint, and depending on the amount of the fibrous tissue with them, all symphysis occurs in the midline of the body. So synchondrosis, spleno-occipital joint, epiphyseal diaphyseal joint, growing bones, and symphysis क्या होता है, मिडलाइन इंटरवर्टेब्रल जॉइंट एंड सैक्रोइलियक जॉइंट्स सिम्फाइसिस बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और ये यूनिएक्सियल होते हैं। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्लेन, हिंज, पाइवोट, बाइएक्सियल, कॉन्डाइलर एंड इलिप्सॉइड, मल्टी एक्सियल सेल। जो यूनिएक्सियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लेन, हिंज, पाइवोट, बाइएक्सियल जो होते हैं, कॉन्डाइलर, इलिप्सॉइड, एंड मल्टी एक्सियल कौन कौन से होते हैं, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ द जॉइंट्स। तो प्लेन जॉइंट्स के एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, हिंज जॉइंट का एल्बो एंड इंटरफेलेक्सियल। पाइवट जॉइंट का क्या है, पाइवट को ट्रैकॉइड भी बोलते हैं। अटलांटो एक्सियल जॉइंट सुपीरियर रेडियोलर एंड इंफीरियर रेडियोलर। एंड कॉन्डाइलर जॉइंट क्या होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर एंड नी जॉइंट। एंड इलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है, अटलांटो एक्सिपिटल रिस्ट का रेडियो कार्पल एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल नकल। सो सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या है, मेलियस इंकस जॉइंट, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, एंड फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल एंड कैल्सिनस क्यूबाइड। एंड बॉल एंड सॉकेट इनकस स्टेपीज जॉइंट, शोल्डर, हिप एंड टैलोकैल्केनियम नेविकुलर। So some authors consider these joints condylar, atlanto occipital, wrist and metacarpophalangeal knuckle. Some authors consider these joints as a modified hinge, temporomandibular और knee joints. ये modified इनको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग इनको ऐसे condylar joints मानते हैं। So fibrous, ये है suture, ligament and skull and suture, and hair, mandible, periosteal ligament, tooth and gum process। एंड ये क्या है, ये हैंड का इमेज है, इंट्रामेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन, अल्ना एंड रेडियस। सो ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस
एंड ये हेड कार्टिलेज ऑफ ग्रोथ प्लेट, लॉन्ग बोन, शाफ्ट एंड डायफिसिस। सो ये एक टेबल है, इसमें जॉइंट्स, क्लोज पैक्ड पोजीशन एंड लूज पैक्ड पोजीशंस के बारे में बताया गया है। सो हम लोग ये जो जॉइंट्स हैं इस टेबल से एंड नेक्स्ट जो पूरा पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर such informative videos.